Hello dear student, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about chapter number 5 फंडामेंटल राइट्स। डियर स्टूडेंट, आई होप सो आप सभी की ओलंपियाड की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो हमने लास्ट वीडियो में बाकी के चैप्टर्स देखे थे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 5 जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। इन दिस पार्ट की जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डिस्क्राइब आवर फंडामेंटल राइट्स, अ पिक्चर ऑफ लॉर्ड श्री राम, सीता जी एंड लक्ष्मण जी हैज़ बीन मेड वाइल कमिंग बैक टू अयोध्या फ्रॉम लंका। जैसा कि स्टूडेंट सभी को मालूम है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स के कवर पेज है हमारे मूल संविधान के, वहाँ पे लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के पिक्चर या चित्र बने हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, लंका से अयोध्या वापस आते समय भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की तस्वीरें बनाई गई हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप इस में जो मूल हमारा संविधान है वहाँ पे जो पिक्चर बनाई गई है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 में इस पिक्चर को दिखाया गया है और फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक है हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र बनाया गया है ये भगवान श्री राम का चित्र बनाया गया है, माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी भी साथ में है, कंसिक्वेंट ऑफ लंका एंड कन्वे ऑफ सीता बाई राम। तो ये भगवान राम की जो पिक्चर बनाई गई, चित्र बनाई गई है, यहाँ आप देख सकते हैं। एवरीवन नो दैट लॉर्ड श्री राम हैज़ great acceptance in the Indian culture and religious system. Lord Sri Ram was the and sacrifice. Lord Sri Ram is known as the seventh incarnation of Lord Vishnu, Sri Lord Vishnu. Sri Lord Vishnu is also known as the maintainer of the universe and take birth whenever evil forces hurt good people. हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक व्यवस्था में भगवान श्री राम की बड़ी स्वीकार्यता है। भगवान श्री राम प्रतिबद्धता और त्याग के प्रतीक थे। भगवान श्री राम को भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री विष्णु को ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। और जब भी शैतान शक्तियाँ अच्छे लोगों को चोट पहुंचाती है तब वे जन्म लेते हैं, जैसा कि इस पैराग्राफ में बताया गया है। It is an important to understand why the image of Sri Ram is the most appropriate choice for his part of constitution. As soon as the Indian constitution came into force, all its citizens got their fundamental rights. With these fundamental rights, Indian citizens got freedom from all kinds of discrimination. यह समझना महत्वपूर्ण है कि संविधान के इस भाग के लिए श्री राम की छवि सबसे उपयुक्त विकल्प क्यों है। भगवान श्री राम का इसमें पिक्चर भी बना है और भारतीय संविधान लागू होते ही इसके सभी नागरिकों को उसका मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए। इन मौलिक अधिकारों से भारतीय नागरिकों को सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति मिल गई, यानी जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थे उससे मुक्ति मिल गई। Everyone is familiar with generous and the fair personality of Sri Ram, also the concept of Ram Rajya, which is considered a paradigm of good governance in various version of Ramayana and other folk tales. We find many glimpses of Sri Ram, human being and sympathetic attitude towards people, which is completely in sync with the value of our constitution today, that time and era. Without any caste discrimination, Sri Ram befriended Nishad Raj, who was considered be a low caste, rejecting apartheid of radical discrimination. He humbly accepted the half-eaten pound given to him by a tribal mother Sabri. As a king, Sri Ram was a truth protector of the rights of the people, treating all under his equally. It would not be wrong to acknowledge that the culture, moral and political value of India and personality of philosophy of life of Sri Ram are in consonance with our constitutional values. श्री राम के उदार और निष्पक्ष व्यक्तित्व, श्री राम के उदार और निष्पक्ष व्यक्तित्व से सभी परिचित हैं। और उसके अलावा राम राज्य की जो अवधारणा थी जिसमें सुशासन का प्रतिमान माना जाता है, रामायण और अन्य लोक कथाओं के विभिन्न संस्करणों से हमें श्री राम की मानवीय जो भी उनके मानवीय और भावनाओं और लोगों के प्रति सहानुभूति थी, रवैये की कई झलकियाँ मिलती हैं जो हमारे संविधान के मूल्यों के साथ पूरी तरीके से मेल खाती है। उस काल और युग में बिना किसी जातिगत भेदभाव के श्री राम ने निचली जाति के माने जाने वाले निषाद राज से मित्रता की। रंग भेद व नस्लीय भेदभाव को अस्वीकार करते हुए एक आदिवासी माता सबरी के द्वारा दिए गए आधे खाए हुए वेद की विनम्रतापूर्वक स्वीकार किए। राजा के रूप में श्री राम के अधिकारों को सच्चे संरक्षक थे। वे अपने अधीन सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे। तो यह स्वीकार करना गलत नहीं होगा कि भारत के सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक मूल्य श्री राम का व्यक्तित्व और जीवन दर्शन हमारे संविधान के मूल्यों के अनुरूप है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं जिसको हम लोग देखते हैं, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में हमारे मौलिक संविधान में कुल टोटल 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में भी 6 हैं। जैसे पहला है जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे बट वर्तमान में अभी 6 हैं। तो पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 और 24 में दिए गए हैं। चौथा जो है हमारा मूल अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं। पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है जिसमें हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करते हैं जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक दिया गया है।
छठा जो हमारा है सिक्स्थ, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आर्टिकल 32 में इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया है। ये हमारे संविधान में दिए गए कुछ मूल अधिकार हैं। इन 6 फंडामेंटल राइट्स को भी आप अच्छे से देख लीजिए। कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपसे पूछा जा सकता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड लास्ट में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन 6 फंडामेंटल राइट्स को आप एक अच्छे से देख लीजिएगा। राइट टू इक्वलिटी, जो हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट आपका है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। डियर स्टूडेंट, इस बुक में दिए गए कुछ फंडामेंटल राइट्स यानी चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके ओलंपियाड के एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फंडामेंटल राइट्स। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, वो आंसर नंबर ए है। पार्ट 3 में हमारे जो भारत के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं दिए गए हैं, तो वो है पार्ट 3 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार को दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स कम अंडर विच आर्टिकल्स, यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो दिए गए हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो वो है आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है संविधान में। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 3 को, भाग 3 को हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वलिटी। हमारे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, जो हमारे संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू इक्वलिटी इंश्योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन विच ग्राउंड्स। समानता का अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है और किस आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ एबव। द राइट ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड द राइट टू। समानता के अधिकार में निम्नलिखित का अधिकार शामिल है, तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण। ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। द राइट ऑफ इक्वलिटी इज अ फंडामेंटल। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो निम्न को उपलब्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है ए, सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, ये भारत के नागरिकों को ही केवल उपलब्ध है। द राइट ऑफ इक्वलिटी इज इन्फोर्सेबल थ्रू। समानता का अधिकार किसके माध्यम से लागू किया जाता है, तो उसका राइट ऑप्शन है कोर्ट ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय के द्वारा उसको लागू किया जाता है। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसका राइट आंसर कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत हम धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड बाई विच आर्टिकल, तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, यानी सार्वजनिक रोजगार के मामले के अवसरों की समानता वो हमारा मिलता है आर्टिकल 16 से। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 से हमें मिलता है। एबोलिशन ऑफ द टाइटल ऑफ एक्सेप्टेड मिलिट्री एंड एकेडमिक इन मेंटेन इन विच आर्टिकल, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत हम जितने भी जो हमारे सैन्य और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख इस अनुच्छेद में किया गया है, यानी आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 आर्टिकल 18 में किया गया है, अनुच्छेद 18 में किया गया है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस इन गारंटीड अंडर, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसके अंतर्गत प्रत्याभूत है, तो वह है आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये दिया गया है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर आर गारंटेड अंडर, यानी मानव के अवैध व्यापार और बाल श्रम पर रोक किसके अंतर्गत गारंटीकृत है, तो वो है आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन इज गारंटेड अंडर, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति किसके अंतर्गत गारंटीकृत है, तो वह है आर्टिकल 27, अनुच्छेद 27। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली ऑफ इंडियन सिटीजन्स, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल फॉर इंडियन एंड फॉरेनर्स सिटीजन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत और विदेशी नागरिकों के लिए कौन सा मौलिक अधिकार उपलब्ध है, तो वह है आर्टिकल 28, यानी अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि भारत और विदेशी नागरिक दोनों ही इस मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इनिशियली नाउ मेनी ऑफ राइट्स वेयर गारंटेड, हाउ मेनी राइट्स वेयर गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस अनुच्छेद के तहत प्रारंभ में कितने अधिकारों की गारंटी दी गई थी, तो वो है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7।
यानी डियर स्टूडेंट, आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें कुल टोटल 7 जो राइट्स दिए गए थे, 7 राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 25 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत 25 आर्टिकल 25 नहीं आता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द कॉमन गोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड राम राज्य, मौलिक अधिकारों और राम राज्य का समान लक्षण क्या है, तो इसका राइट आंसर है क्रिएटिंग जस्ट एंड आइडियल सोसाइटी, एक न्यायपूर्ण और आदर्श समाज का निर्माण करना। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स गारंटेड टू एवरी इंडिविजुअल बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी देना। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ राम राज्य, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ राम राज्य, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अ जस्ट एंड आइडियल सोसाइटी, न्यायप्रिय और आदर्श समाज की स्थापना करना। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट। व्हाट वैल्यू आर अपहेल्ड इन राम राज्य, व्हाट वैल्यू आर अपहेल्ड इन राम राज्य, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रूथ, जस्टिस एंड राइटोनियस। तो इसका मतलब ये है कि राम राज्य में किन मूल्यों का पालन होना चाहिए, राम राज्य में किन मूल्यों का पालन होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्य, न्याय और धर्म, सत्य, न्याय और धर्म का पालन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोटेक्ट द राइट एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है कि व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। हाउ आर द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, थ्रू द जुडिशियरी, न्यायालय के या न्यायपालिका के माध्यम से की जाती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राम राज्य, राम राज्य का क्या महत्व है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, इट इज अ सिंबल ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, यह एक आदर्श समाज का प्रतीक है, आइडियल सोसाइटी का प्रतीक है ये, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द विजन ऑफ राम राज्य, राम राज्य का विजन क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टू इस्टेब्लिश अ सोसाइटी दैट इज़ फ्री फ्रॉम करप्शन, वायलेंस एंड सोशल इनइक्वालिटी, यानी जो हमारा राम राज्य है, राम राज्य का विजन है कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो भ्रष्टाचार, हिंसा और सामाजिक असमानता से मुक्त हो, तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ राम राज्य इंस्पायर, राम राज्य की अवधारणा का क्या प्रेरित करती है, क्या प्रेरित करती है राम राज्य की अवधारणा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, स्ट्रीविंग टुवर्ड्स अ जस्ट एंड इक्वेटेबल सोसाइटी, यानी एक न्याय संगत और समतामूलक समाज की दिशा में प्रयास करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इन राम राज्य, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इन राम राज्य एक्सेप्टेड, तो इसका राम राज्य कैसा समाज है, तो राम राज्य ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जस्ट एंड राइटियस सोसाइटी, यानी एक न्यायप्रिय एक समाज की स्थापना करना, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। व्हाट इज द पोर्ट्रेयल ऑफ लॉर्ड राम इन राम राज्य, यानी भगवान राम के जो चित्रण किया गया है राम राज्य में क्या है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एज अ वाइज एंड बी वॉयलेंट किंग, एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा के रूप में उनका चित्रण किया गया है राम राज्य में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज में मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रीडम एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, वे व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन राम राज्य एंड ह्यूमन राइट्स, तो इसका जो आंसर होगा राम राज्य और मानव अधिकार के बीच में क्या संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, राम राज्य प्रमोट ह्यूमन राइट्स, राम राज्य मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ आवर गुड गवर्नेंस, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन की विशेषता है, तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, यानी भेदभाव जो है सुशासन की विशेषता नहीं मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट डज द रूल ऑफ लॉ मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन के संदर्भ में कानून के शासन का क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉ अप्लाइड कंसिस्टेंटली एंड द फेयरली, यानी कानून लगातार और निष्पक्ष रूप से लागू होते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस, सुशासन में भागीदारी की क्या भूमिका है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टू इंश्योर दैट सिटीजन आर एक्टिवली इंगेज्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों, यह ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ इफिशियंसी इन गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन में दक्षता की क्या भूमिका है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन गुड गवर्नेंस, सुशासन में स्थिरता की क्या भूमिका है, तो सुशासन में स्थिरता की भूमिका है ऑप्शन नंबर सी, टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी दीर्घकालीन आर्थिक विकास को बढ़ावा देना सुशासन की स्थिरता की प्रमुख भूमिका है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ इक्विटी इन गुड गवर्नेंस? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, टू प्रमोट सोशल एंड जस्टिस एंड रिड्यूस अनइक्वालिटीज। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन गुड गवर्नेंस? तो सुशासन में जवाबदेही की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू इंश्योर द पब्लिक पॉलिसीज एड्रेस द मोस्ट प्रेसिंग इशू फेसिंग सोसाइटी। यानी यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक नीतियों जो भी है समाज के सामने सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों को संबोधित करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस यानी जो सुशासन है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता है? तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिस्पॉन्सिवनेस। व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गुड गवर्नेंस? यानी गुड गवर्नेंस में सुशासन में जवाबदेही क्या होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजंस। यानी इसका मतलब ये है कि सुशासन में जवाबदेही की क्या भूमिका है? सुशासन में जवाबदेही की क्या भूमिका है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यह सुनिश्चित करना, टू इंश्योर द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजन। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी अधिकारी अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गुड गवर्नेंस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू इंश्योर दैट सिटीजन हैव एक्सेस टू इन्फॉर्म एंड डिसीजन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। यानी कहने का मतलब यह है कि सुशासन में पारदर्शिता की क्या भूमिका है? तो यह पारदर्शिता की भूमिका यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों के निर्णय, नीतियों और प्रथाओं के बारे में जानकारी मतलब पहुँचाया जा सके। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विटी इन द गुड गवर्नेंस? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सुशासन में समानता का क्या महत्व है? सुशासन में समानता का क्या महत्व है? तो यह क्या करती है? यह समाज के सभी सदस्यों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी है राइट आंसर, इट प्रमोट्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी यह नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। सुशासन में भागीदारी का क्या महत्व है? तो सुशासन में भागीदारी का महत्व है कि यह नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। हु हैड कंपोज्ड द रामायण? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। What is the name of original name says who composed रामायण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नाकर। हु मेड वाल्मीकि टू राइट रामायण? यानी महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए किसने बनाया था? तो वो है ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा। टोटल श्लोक आर इन रामायण? रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 24,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ अयोध्या? अयोध्या के फाउंडर कौन थे? तो ए मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाज द कैपिटल ऑफ कौशल जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ए, अयोध्या। टू विच डायनेस्टी डिड किंग दशरथ बिलोंग? तो इक्ष्वाकु, ऑप्शन नंबर बी। राजा दशरथ किस वंश से संबंधित थे? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, इक्ष्वाकु वंश से। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेन प्रीस्ट ऑफ दशरथ? निम्नलिखित में से कौन दशरथ के मुख्य पुजारी थे? तो ऑप्शन नंबर ए, वशिष्ठ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेन प्रीस्ट ऑफ दशरथ? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वशिष्ठ। राम एंड लक्ष्मण कंपेंड इन द यज्ञ ऑर्गेनाइज बाय महर्षि जनक। तो उसका राइट ऑप्शन होगा, यानी महाराज जनक द्वारा आयोजित यज्ञ में राम और लक्ष्मण के साथ कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ऋषि उनके साथ थे। हु कन्विंस्ड दशरथ टू सेंड राम एंड लक्ष्मण विद विश्वामित्र? तो उसका राइट ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए, वशिष्ठ ऋषि ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए दशरथ को कन्विंस किया था, राजी किया था। फर्स्ट लेडी डायमंड वॉज किल्ड बाई राम इन द फॉरेस्ट विद द सेज विश्वामित्र? प्रथम महिला राक्षी जो राम ने ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल में मारा था, तो उसका ऑप्शन नंबर ये होगा डेमन ताड़का। हु बिल्ड द ब्रिज ऑफ लंका? कौन लंका तक सेतु बनाया था? तो उसका ऑप्शन नंबर 1 होगा नल और नील। विच ऑफ द फॉलोइंग सेज वॉज बर्न इन क्षत्रिय क्लैन? निम्नलिखित में से कौन से ऋषि का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था? तो उसका राइट ऑप्शन नंबर है विश्वामित्र। विद विच सेज द राम एंड लक्ष्मण गोज टू जनकपुरी? जिसे कौन जो व्यक्ति थे जो राम और लक्ष्मण को जनकपुरी लेकर जाते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। हु कंपोज रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, तुलसीदास। वेयर लॉर्ड राम एस्टेब्लिश शिवलिंग बिफोर द वार? जहाँ भगवान राम ने युद्ध से पहले शिवलिंग की स्थापना की, तो उसका राइट ऑप्शन होगा बी, रामेश्वरम। बाली वॉज किल्ड बाई राम? बाली को किसके द्वारा मारा गया? तो राम जी के द्वारा। नेम ऑफ द रावण व्हीकल्स? रावण के वाहन का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी, पुष्पक विमान। लॉर्ड राम ट्रीटेड ऑल इंडिविजुअल विद द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी रिगार्ड्स टू देयर सोशल स्टेटस, दिस रिफ्लेक्ट्स हिज बिलीफ इन?
तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, सोशल इक्वेलिटी। भगवान राम ने सभी व्यक्तियों के साथ उनकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सम्मान के साथ व्यवहार किया। यह उनके लिए किस विश्वास को दर्शाता है? तो यह उनके लिए सोशल इक्वेलिटी यानी सामाजिक समानता के विश्वास को दर्शाता है। लॉर्ड राम अलायंस विद सुग्रीव हु बिलोंग टू वन ट्राइब्स कैन बी सीन एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेकिंग बैरियर्स एंड प्रमोटिंग सोशल इक्वेलिटी। यानी बानर जनजाति के सुग्रीव के साथ भगवान राम की मित्रता को एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाधाओं को तोड़ना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। Lord Ram acceptance and guidance of the Sabri and early low caste women reflect his brief in। इसका ऑप्शन है सोशल 15 और सब क्लॉज 3 अलाउ द स्टेटस टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज जो 3 है, राज्य को निम्नलिखित में किसकी उन्नति के विशेष प्रावधान के लिए अनुमति देता है? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 इनेबल द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन फॉर। अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 राज्य को निम्न में से किसके लिए आरक्षण में सक्षम बनाता है? तो उसका ऑप्शन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 परमिट्स द स्टेटस टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यानी अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 5 राज्य को निम्नलिखित के लिए किसके लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 अलाउ द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर। अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6 राज्य को निम्नलिखित के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी विकलांग व्यक्ति। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 15 क्लॉज 7 एम्पावर्स द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बैकवर्ड क्लासेस। यानी अनुच्छेद 15 क्लॉज 7 राज्य को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा समुदाय के लिए। डियर स्टूडेंट, ये हमारे इस बुक में डियर स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आया होगा और आप अपने ओलंपियाड की तैयारी करते रहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ओलंपियाड एग्जाम।